एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। बहुत समय से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम प्लाज्मिड के ऊपर एक वीडियो बनाएं। प्लाज्मिड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जिस भी एग्जामिनेशन की बात करें वहां पे प्लाज्मिड्स के बारे में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो है प्लाज्मिड प्रॉपर्टीज, टाइप्स, फंक्शंस, एप्लीकेशंस एंड पीवाईक्यूज। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट में हम एक पीवाईक्यू भी देखेंगे जो काफी सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता रहा है। ऑलरेडी हम प्लाज्मिड के ऊपर एक वीडियो इंग्लिश में बना चुके हैं, बट ये वाला वीडियो जो है वो हिंदी में होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में आप जरा देखिए, हम बात करने वाले हैं किसकी? प्लाज्मिड्स की। तो प्लाज्मिड्स क्या होते हैं जरा ये चीज समझ लेते हैं। तो प्लाज्मिड्स आर, अगर हम देखें तो व्हाट इज अ प्लाज्मिड, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड्स आर मोस्ट ऑफन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फाउंड इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स के अंदर कई बार क्या होता है, जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक तरीके का पाया जाता है और ज्यादातर केसेस में ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर देखा जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये चीज देखी जाती है। तो अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये एक बैक्टीरियल सेल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और ये बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे आपका बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए का मतलब जो बैक्टीरिया के पास अपना क्रोमोसोमल मटेरियल होगा वो चीज है। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, उसके अलावा जो डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। उसी को प्लाज्मिड बोलते हैं। तो याद रखना है एक चीज यहाँ पे, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, पहला पॉइंट ये है कि ये जो बैक्टीरिया का ये जो डीएनए है वो बैक्टीरिया का डीएनए और प्लाज्मिड जो डीएनए है वो अलग अलग है। दैट मींस दे आर सेपरेट। पहला पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। तो बैक्टीरियल डीएनए एंड प्लाज्मिड डीएनए दोनों अलग अलग हैं। हालांकि ये दोनों चीजें बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती हैं, बट क्रोमोसोमल डीएनए जो बैक्टीरिया का है, बैक्टीरियल डीएनए से मतलब मैं यहां पे कहना चाहता हूं जो क्रोमोसोमल डीएनए। तो एक चीज यहां पे समझ में आई कि हम क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों सेपरेट चीजें हैं। पहली चीज ये समझ में आई। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि ये जो प्लाज्मिड होता है उसका नेचर कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है। अब सर्कुलर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये क्या है, लीनियर नहीं है। लीनियर होता तो क्या मतलब होता, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता, ठीक। यहाँ पे लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये क्या है, ये सर्कुलर है। दैट मीन्स ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। सर आपने डबल स्ट्रैंड बनाया है क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया यहाँ पे प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो। अब इट इज फाउंड इनसाइड द सेल्स। आपने देखा भी कि ये सेल्स के अंदर पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये सेल्स के बाहर मौजूद हो। ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेल के अंदर है। कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इट इज मोस्ट ऑफन। एक चीज और यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट ऑफन लिखा हुआ है, यानी कि अगर हम कहें तो जनरली स्पीकिंग ऐसा है। तो ये जो स्ट्रक्चर के बारे में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वगैरह जो लिखा हुआ है, ये जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है प्लाज्मिड के। हालांकि प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर में वेरिएशन काफी ज्यादा देखने को मिलता है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, ठीक। तो एक चीज तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपके लिए ऐड कर सकता हूँ। जो चीजें अभी हमने देखी, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए है और प्लाज्मिड जो डीएनए है वो दोनों सेपरेट हैं। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। हम एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल। क्या कहा मैंने, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ये मटीरियल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि प्लाज्मिड की डेफिनेशन के ऊपर, इट इज कॉल्ड एज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पे हमने देखा कि ये सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सेल्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन्ड है, इट इज नॉट अटैच्ड या एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है इसके साथ प्लाज्मिड अटैच्ड नहीं देखने को मिल रहा। तो इट इज नॉट अटैच्ड, यहाँ पे मेंशन है नॉट अटैच्ड या एसोसिएटेड विद द क्रोमोसोमल डीएनए, यहाँ पे मेंशन है।
तो ये एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया कि ये प्लाज्मिड जो है वो क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच नहीं होता। कुछ केसेस में अटैच हो सकता है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, लेकिन जनरली ये अटैच नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ट्रू रेप्लिकॉन होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है, ये ट्रू रेप्लिकॉन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकॉन का मतलब ये हो गया कि जो रेप्लिकेट कर सके, दैट कैन रेप्लिकेट। रेप्लिकॉन का मतलब क्या हो गया? जो रेप्लिकेट कर सके। अब रेप्लिकेशन करने के लिए क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स प्लाज्मिड जो है एक ट्रू रेप्लिकॉन है। इसका मतलब ये हो गया कि हो ना हो इस प्लाज्मिड के पास क्या पाया जाएगा? इस प्लाज्मिड के पास क्या पाया जाएगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। इट विल हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। ट्रू रेप्लिकॉन इसीलिए इसको बोला मैंने, यानी कि ये रेप्लिकेट कर सकता है खुद। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल मैंने बोला, इसके अलावा इसके फीचर्स को, इसके स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। उम्मीद है कि ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करने चलूं तो आप देख सकते हैं कि स्टेबली इनहेरिटेड इन एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया भी था कि ये इनहेरिट किया जा सकता है। इट कैन बी स्टेबली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे प्लाज्मिड मौजूद था, इस तरीके का, देयर वाज अ प्लाज्मिड दैट वाज प्रेजेंट। अब अगर ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, यानी कि ये बैक्टीरियल सेल अपनी डॉटर सेल अगर बनाता है, मान लीजिए ये डॉटर सेल अगर मान लीजिए इसकी बन जाती है, तो डॉटर सेल के पास भी ये प्लाज्मिड आराम से स्टेबली इनहेरिट किया जा सकता है, यानी कि पेरेंट सेल से अगले सेल तक ये आराम से जा सकता है। इतनी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं। तो इट कैन बी स्टेबली इनहेरिटेड इन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्टेट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के साथ देखिए अटैच नहीं है। मान लीजिए कि ये जो है ये क्रोमोसोमल कुछ मैंने बना दिया, ये क्रोमोसोम था बैक्टीरिया का, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल प्लाज्मिड है। तो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ये आराम से स्टेबली इनहेरिट किया जा सकता है, ये कहने का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरली अकरिंग इन द बैक्टीरिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर केसेस में जब भी आपसे प्लाज्मिड की बात की जाती है तो आपको समझना चाहिए कि ये बैक्टीरिया के अंदर की बात की जा रही है, बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, एट टाइम्स प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स आल्सो। तो ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे इसको एक्सेप्शन करके याद रखिएगा कि ये कभी कभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखा जाता है। कौन से यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखा गया है भाई? तो अगर आपको पता हो कि यीस्ट जो है ये कुछ नहीं और ये आपका फंजाई है, फंजाई के अंडर में आता है। और फंजाई क्या है? आपके यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर भी देखा जा चुका है प्लाज्मिड। कितना बड़ा होता है? 2 माइक्रोमीटर, यानी कि 2 माइक्रोन का साइज होता है प्लाज्मिड का। अगर आप यीस्ट के अंदर देखें तो जनरली बैक्टीरिया के अंदर देखा जाता है, बट कभी कभी आप यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको यीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मिड पे जाने से पहले मुझे लगता है कि पहले हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड जरा देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के बारे में जरा बात करते हैं। कितनी तरीके के प्लाज्मिड जो है वो आज की डेट में नोन है, पहले इसको समझते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स आर नोन। वैसे तो बहुत ढेर सारे प्लाज्मिड्स के बारे में अब तक जानकारी मिल चुकी है, लेकिन उसमें से कुछ एक जो मेन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ। जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से प्लाज्मिड्स यहाँ पे मेन। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कि एफ प्लाज्मिड जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। व्हाट इज एफ प्लाज्मिड? एफ प्लाज्मिड एक ऐसा प्लाज्मिड है जो कि कॉन्जुगेशन कराने में मददगार होता है। क्या मतलब कहा मैंने? कॉन्जुगेशन। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेशन एक तरीके का जीन ट्रांसफर का मेथड है। कॉन्जुगेशन क्या है? जीन ट्रांसफर का मेथड। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जीन के ट्रांसफर के मेथड बहुत सारे हैं, जिसमें कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, इस तरीके के बड़े सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड है कॉन्जुगेशन। अगर आपने मेरी पहले की सीरीज देखी होगी तो वहां पे मैंने कॉन्जुगेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी हुआ है। तो एक तरीका हो गया। एफ प्लाज्मिड क्या करवाता है? एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन में मदद करवाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एफ प्लाज्मिड में एक जीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टीआरए जीन।
टीआरए का मतलब होता है ट्रांसफर जीन। क्या हुआ? टीआरए का मतलब हो गया ट्रांसफर जीन। अब होता क्या है कि जिस भी बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब की सिंथेसिस करवा सकता है। अब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या है? कॉन्जुगेशन ट्यूब एक तरीके की फिजिकल ट्यूब है जिसके जरिए दो बैक्टीरिया आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद जिस बैक्टीरिया के पास F+ जो स्ट्रेन था, वहां से जीन्स का ट्रांसफर किया जा सकता है F- वाले बैक्टीरिया के अंदर। क्या कहा मैंने? अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो मैंने कहा कि ये अगर एक बैक्टीरिया है, इफ दिस इज वन बैक्टीरिया, अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, सपोज ये वाला F+ है और ये वाला F- है, तो F+ और F- मैंने यहां पे दिखाया। जिसके पास F+ होगा वो क्या करेगा? जाहिर सी बात है, F+ होने का मतलब उसके पास ट्रांसफर जीन होगा, टीआरए जीन होगा। और टीआरए जीन का काम क्या है कि ये यहां से कॉन्जुगेशन ट्यूब बिल्ड करेगा, और कॉन्जुगेशन ट्यूब इस तरीके की बन गई तो यहां से जो डीएनए होगा वो इस तरीके से यहां पे ट्रांसफर हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन। ठीक, तो कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है? दो फिजिकल सेल्स आपस में कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये एफ प्लाज्मिड के होने की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है, तो कॉन्जुगेशन एफ प्लाज्मिड की वजह से ही हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर प्लाज्मिड की। व्हाट इज आर प्लाज्मिड? आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक आर प्लाज्मिड है, तो आर प्लाज्मिड क्या करेगा? किसी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना देगा, जैसे कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है। अब अगर मेरे पास और ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास आर प्लाज्मिड है, तो दैट मीन्स इस आर प्लाज्मिड के अंदर ऐसा जीन होगा जो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये आर प्लाज्मिड के मौजूदगी में जो बैक्टीरिया है वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में मरेगा नहीं। तो ये कहानी हो गई। तो यही चीज यहां पे लिखी है, कैरीज जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे RP4 एक एंटीबायोटिक, एक बेसिकली आर प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है जो कि स्यूडोमोनास में पाया जाता है, और स्यूडोमोनास को वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका आर प्लाज्मिड का। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एक तरीके का टॉक्सिन है जिसको हम बोलते हैं कॉलिसीन टॉक्सिन। क्या बोलते हैं? कॉलिसीन। ये कौन प्रोड्यूस करता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि ई कोलाई ये कॉलिसीन टॉक्सिन का प्रोडक्शन करता होगा। अब अगर हम बोलें कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास या ई कोलाई के पास कॉल प्लाज्मिड है, तो वो क्या करेगा? कॉलिसीन्स का प्रोडक्शन कर सकता है। दैट मीन्स कॉलिसीन का प्रोडक्शन तभी होगा किसी बैक्टीरिया के अंदर जब उसके पास ये कॉल प्लाज्मिड्स होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी जिस भी बैक्टीरिया के पास होगा वो कॉलिसीन्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड ऑल्सो किलिंग सेंसिटिव ई कोलाई। इससे क्या होगा? जितने भी ई कोलाई सेंसिटिव होंगे कॉलिसीन के अगेंस्ट वो सारे के सारे मर जाएंगे। एंड ऑल्सो ये कॉलिसीन जो प्लाज्मिड है ये एक और क्या करेगा? खुद को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट डिफरेंट कॉलिसिन्स। तो अगर कॉल प्लाज्मिड है किसी बैक्टीरिया के पास, एक तो वो खुद कॉलिसिन प्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरे बैक्टीरिया से जो कॉलिसिन प्रोड्यूस करके आ रहा है उससे खुद को रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकता है। ये भी काम इसी कॉल प्लाज्मिड का है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोले तो कॉल E1 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का मतलब ये होता है कि अगर ये प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया वगैरह के अंदर में अगर पाया गया तो ये बैक्टीरिया बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स को डिग्रेड करने की कैपेसिटी रखने लगेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेटाबोलाइजिंग अनयूजुअल मॉलिक्यूल्स लाइक टोल्यूइन एंड सैलिसिलिक एसिड। तो इसका एग्जाम्पल है टॉल प्लाज्मिड इन केस ऑफ स्यूडोमोनास प्यूटिडा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा के अंदर ये टॉल प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसके कारण ये स्यूडोमोनास प्यूटिडा सुपर बग भी कहलाता है। दैट मीन्स कई बार क्या होता है, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो समुद्र के थ्रू जाती हैं और उनका काम होता है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। कई बार क्या होता है
जो समुद्र में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑयल स्पिल हो जाता है, शिप्स पलट जाती हैं, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उस जगह में बहुत ज्यादा जो हम कैसे हैं बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होने लगता है, क्योंकि वहां पे फिशेस मरने लग जाती हैं, प्लांट्स मरने लग जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है। तो वहां पे अगर आप स्यूडोमोनास प्यूटिडा को छोड़ देते हैं, जिसको सुपर बग बोल रहे हैं, इसके अंदर अगर ये वाला प्लाज्मिड है, टॉल प्लाज्मिड, तो वहां पे जो भी ऑयल में टोल्यूइन या सैलिसिलिक एसिड वगैरह पाया जा रहा होगा वो आराम से इसको डिग्रेड कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का, स्यूडोमोनास प्यूटिडा के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ और प्लाज्मिड्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो कि है सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं विरुलेंस प्लाज्मिड। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा विरुलेंस का मतलब क्या होता है, पैथोजेनिसिटी, यानी कि बीमारी कॉज करने का कैपेसिटी। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंस प्लाज्मिड मौजूद है तो वो क्या करेगा, पैथोजेनिसिटी क्रिएट कर सकता है होस्ट के अगेंस्ट। दैट मीन्स वो बैक्टीरिया डिजीज कॉज कर सकता है किसी भी होस्ट के अंदर। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो टीआई और आरआई प्लाज्मिड हो गया। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर पाया जाता है और आरआई एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के अंदर पाया जाता है। दोनों ही केसेस में क्या होता है, वो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है। अब जैसे कि अगर हम जो आरआई प्लाज्मिड की बात करें तो आपका हेयरी रूट डिजीज जो है वो आरआई प्लाज्मिड की वजह से हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी होस्ट होगा उस बैक्टीरिया, अगर ये विरुलेंस प्लाज्मिड पाया जा रहा है उस बैक्टीरिया के अंदर, तो जो भी होस्ट होगा उस बैक्टीरिया का, जिस भी होस्ट के अंदर वो बैक्टीरिया जा रहा होगा या जिस भी ऑर्गेनिज्म को वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा होगा, अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज हो जाएगी। ये काम होता है विरुलेंस प्लाज्मिड का। ठीक, नेक्स्ट अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स खत्म होने के साथ ही हमें थोड़ा सा वापस जाना चाहिए कि जो पहले हम यही चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन के बेसिस पे भी हम प्लाज्मिड को डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया सकता है, एक हो सकता है सिंगल कॉपी प्लाज्मिड और दूसरा हो सकता है मल्टी कॉपी प्लाज्मिड। सिंगल कॉपी प्लाज्मिड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रेप्लिकेशन वैसे वैसे ही होगा जैसे जैसे आपका होस्ट मल्टीप्लाई, जैसे जैसे आपका होस्ट सेल मल्टीप्लाई कर रहा होगा उसी तरीके से प्लाज्मिड भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा। यानी कि अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन हुआ तो एक बार यहाँ पे आपके प्लाज्मिड का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंट्रोल में, ऐसा नहीं है कि जितनी बार चाहे प्लाज्मिड आराम से मल्टीप्लाई कर सकता है। नो, दिस विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। तो क्या होगा, चाहे होस्ट जितनी बार भी, जब जैसे जैसे होस्ट का मल्टीप्लिकेशन या रेप्लिकेशन होगा वैसे वैसे ही आपके प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन होगा। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन या सिंगल कॉपी प्लाज्मिड इस तरीके का रेप्लिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं तो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड के बारे में मैं बात करता हूं। मल्टी कॉपी प्लाज्मिड क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म होगा, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि आपका जो होस्ट है वो कितने कॉपी रेप्लिकेशन कर चुका है, और उससे कोई मतलब नहीं होगा। जो प्लाज्मिड होगा उसका डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, प्लाज्मिड मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, जब हमारे ऊपर किसी का पहरा नहीं है, किसी होस्ट का कोई रेप्लिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो हम जितनी बार चाहेंगे उतनी बार रेप्लिकेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो काम कर रहा है, इसलिए इसको रिलैक्स बोलते हैं और इसको स्ट्रिंजेंट बोलते हैं। तो ये दूसरा टाइप का हमने देखा कि किस तरीके से आपको डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। ठीक, चलिए, तो ये हमने खत्म कर दिया। अब मुझे आपसे बात करनी थी कि कितने तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड के। कुछ चीजें इसमें हमने ऑलरेडी देख ली हैं और कुछ चीजों के बारे में बात करनी है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कॉलिस्टीन रेजिस्टेंस, सिम्बायोसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ट्यूमर इंडक्शन इन प्लांट्स, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। इनमें से हम ज्यादातर के बारे में देख चुके हैं। तो जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फंक्शनैलिटी के बारे में मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो आपको पता भी होगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन ट्रांसफर होता है वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर से हम क्या समझ रहे हैं, ये अगर बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर आराम से जीन जा सकता है।
क्या मतलब हुआ? क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर पेरेंट से ऐसा कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वर्टिकल जीन ट्रांसफर होता है, जैसे कि पेरेंट्स आपस में मेट करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर जीन ट्रांसफर होता है, बट बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है। तो वहां पे जो जीन्स का ट्रांसफर होता है वो सेम जनरेशन में होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी एक बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, यानी कि ऐसा प्लाज्मिड है जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर प्लाज्मिड, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या था, आर प्लाज्मिड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये दूसरे को भी ये जीन का ट्रांसफर कर देगा और इसके पास भी आर पॉजिटिव ये भी हो जाएगा। तो पहले से ये आर पॉजिटिव था, यानी कि इसके पास आर प्लाज्मिड था, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की मदद से ये दूसरे बैक्टीरिया को भी आर प्लाज्मिड पॉजिटिव बना देगा। इसी तरीके से क्या होता है, जब आप ड्रग अब्यूज को पढ़ते हैं, अगर आप प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स जितना टाइम ड्यूरेशन डॉक्टर ने लिखा है उतना टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं खाते हैं एंटीबायोटिक्स, तो ऑब्वियसली आप जो बैक्टीरिया है उनको रेजिस्टेंस बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है डॉक्टर्स जितने दिन प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक उतने दिन खानी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए कॉलिसीन रेजिस्टेंस। आपको पता ही है कॉलिसीन के बारे में मैंने आपको बताया ही है। कॉलिसीन क्या करेगा, आपको जो बॉडी जो बैक्टीरिया है उसको बाकी कॉलिसीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और खुद कॉलिसीन भी प्रोड्यूस करवाएगा ताकि बाकी बैक्टीरिया जो है सेंसिटिव इकोलाई हैं उनकी डेथ हो जाए। सिम्बायोसिस की बात करें, कई बार अगर आपके जो बैक्टीरिया है उसके पास ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसकी मदद से वो ऐसे इंटरैक्शंस कर सकता है जिससे दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो, ऐसे प्लाज्मिड्स को हम सिम्बायोटिक प्लाज्मिड्स बोल सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, ऐसे तमाम बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो एबिलिटी होती है वो उनके प्लाज्मिड्स की वजह से पाई जाती है। दैट मीन्स अगर प्लाज्मिड आप रिमूव कर देंगे तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जो जीन्स इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, दोज आर प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करा सकता है। ट्यूमर इंडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ही कि जैसे कि जो आपका टीआई प्लाज्मिड है, यहाँ पे आपको जानकारी होगी टीआई प्लाज्मिड की, मैंने अभी भी बताया भी था। टीआई प्लाज्मिड जो है वो, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रीबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली रूट नोड्यूल कॉज बना देता है, तो यहाँ पे नोड्यूलेशन हो जाता है, तो ये ट्यूमर इंडक्शन हो जाता है उस प्लांट के अंदर। तो दैट मीन्स ये टीआई प्लाज्मिड क्या कर रहा है, ट्यूमर को इंड्यूस करवा रहा है। इसके अलावा मैंने आपको फर्टिलिटी वाले के बारे में भी बताया था, फर्टिलिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एफ प्लाज्मिड। क्यों, अभी मैंने बताया कि ये कॉन्जुगेशन करवा सकता है। कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स हैं वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू द कंजुगेशन ट्यूब। तो ये काम हो गया फर्टिलिटी प्लाज्मिड का, यानी कि एफ प्लाज्मिड का। तो ये समझ में आया, ये कुछ मैंने आपको फंक्शंस दिखाए। यहाँ पे अगर आप देखें तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कॉलिसीन रेजिस्टेंस, सिम्बायोसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ट्यूमर इंडक्शन इन प्लांट्स, फर्टिलिटी, प्लाज्मिड, ये सारे के सारे कुछ फंक्शंस हो गए जो प्लाज्मिड्स के हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस कर लिया, स्ट्रिंजेंट एंड रिलैक्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब प्लाज्मिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखें कि बैक्टीरियल सेल्स कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि प्लाज्मिड हर बैक्टीरिया के अंदर पाया जाए या बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इट कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड। नेक्स्ट यहाँ पे प्लाज्मिड जिन भी बैक्टीरिया के पास होगा, बस इतना याद रखना है कि उन बैक्टीरिया के पास एक एडेड ग्रोथ एडवांटेज होगा। ठीक, उनके पास बस एक एडवांटेज होगा, ग्रोथ एडवांटेज होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विदाउट प्लाज्मिड कोई बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, दिस इज नॉट द केस। नेक्स्ट, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जीनोम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक जीनोम में और एक प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड को कभी भी आप जीनोम नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? क्योंकि जो प्लाज्मिड है वो मोबिलाइज कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा प्लाज्मिड जरूरी नहीं है कि पाया ही जाए, नहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन जीनोम के साथ ऐसा नहीं है, जीनोम जरूर पाया जाएगा। और नॉट इंडिस्पेंसिबल, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि प्लाज्मिड का रहना बहुत जरूरी ही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन क्रोमोसोम का रहना जरूरी है। ठीक, तो यहां तक की बात हमने देखी कि प्लाज्मिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड की साइज और शेप के बारे में देखते हैं। प्लाज्मिड का जो साइज होता है वो बहुत जबरदस्त वेरिएशन शो करता है। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिल्कुल
कंफर्म हो कि यही साइज होगा किसी प्लाज्मिड का। बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो 1 kbp से लेकर के 200 kbp तक वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें एफ प्लाज्मिड इन ई कोलाई के बारे में, तो एफ प्लाज्मिड जो है वो लगभग 1% ऑफ द साइज ऑफ ई कोलाई क्रोमोसोम होता है। तो ये बेसिकली बस एक साइज का एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि 1% साइज होता है ई कोलाई क्रोमोसोम का, ये एफ प्लाज्मिड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स है मच स्मॉलर साइज। अब देखिए मल्टी कॉपी प्लाज्मिड मतलब क्या है, वहां पे बहुत सारी कॉपीज होगी। ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी कॉपी प्लाज्मिड जो होगा वो साइज में छोटा होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्लाज्मिड्स को एक सेल में हटाना है, तो ऑब्वियसली साइज जो है प्लाज्मिड्स का वो छोटा रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स हैव स्मॉलर साइज, 10% साइज होता है एफ प्लाज्मिड का जो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड्स होते हैं। मल्टी कॉपी प्लाज्मिड का एग्जांपल है कॉल ई प्लाज्मिड जो है वो मल्टी कॉपी प्लाज्मिड है, उसका साइज एफ प्लाज्मिड के अपेक्षा काफी ज्यादा कम होता है। यूकैरियोट के अंदर यीस्ट जो है वो 2 माइक्रोमीटर का साइज होता है प्लाज्मिड का, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए मेजॉरिटी जो साइज जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मिड का वो कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां पे आपको लीनियर प्लाज्मिड भी देखने को मिल सकता है। तो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल भी एज अ प्लाज्मिड देखने को मिल सकता है। कहां कहां पे, कुछ बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और हायर प्लांट्स के अंदर आपको एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल एज प्लाज्मिड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आरएनए प्लाज्मिड्स भी देखे गए हैं। डीएनए प्लाज्मिड्स तो है ही, मैंने बताया ही, आरएनए प्लाज्मिड्स को भी देखा गया है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमल्स के अंदर आरएनए प्लाज्मिड्स को भी देखा गया है। तो ये कहानी होगी। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यस, यहां से ये बेसिकली वो पीवाईक्यू है जो मुझे डिस्कस करना है। काफी सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। देखा जाता है कि प्लाज्मिड जो है वो बेसिकली 5 अलग अलग टाइप के कन्फर्मेशंस में देखने को मिलते हैं, यानी कि 5 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर क्या पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में बोला जाता है कि जैसे कि ये 5 जो प्लाज्मिड्स के अलग अलग कन्फर्मेशन है, उनको अगर आप एग्रोस जेल पे चला जा रहे हो तो कौन सा सबसे तेज जाएगा, कौन सा सबसे धीमा जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लीनियर होगा तो दूसरी तरीके की स्पीड होगी, अगर सुपर क्वाइल्ड होगा तो दूसरी तरीके की, सर्कुलर होगा तो दूसरी तरीके की। तो आपको ये याद रखना है। देखिए अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो 5 अलग अलग फॉर्म्स कौन से हैं। ओपन सर्कुलर डीएनए विद 1 स्ट्रैंड निक्ड। ओपन सर्कुलर डीएनए का मतलब, देखिए ये एक सर्कुलर डीएनए है और ये ओपन हो गया, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड था, यहाँ पे एक स्ट्रैंड निक हो गया है, तो ये 1 स्ट्रैंड निक्ड हो गया, इस तरीके। नेक्स्ट रिलैक्स्ड कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए लीनियर डीएनए। अब लीनियर डबल स्ट्रैंडेड अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये हो गया फुल्ली इंटैक्ट सुपर क्वाइल्ड डीएनए। अब अगर हमको फुल्ली इंटैक्ट सुपर क्वाइल्ड डीएनए बनाना है तो कुछ इस तरीके का हम बना सकते हैं। ठीक, तो ये फुल्ली इंटैक्ट सुपर क्वाइल्ड डीएनए हो गया। अब नेक्स्ट जो सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड डीएनए विद अनपेयर्ड रीजन। अब जैसे कि अगर हम यहां पे बनाने की कोशिश करें, अब ये वाला रीजन जो है दिस इज अनपेयर्ड रीजन, यहाँ पे ये पेयरिंग नहीं हुई। बाकी सब जगह पेयरिंग है बट यहाँ पे पेयरिंग नहीं। अब ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो जितना ही कंपैक्ट होगा वो उतना तेजी से मूव करेगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ओपन सर्कुलर डीएनए जो है वो सबसे धीमा मूव करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रिलैक्स्ड कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, फिर नेक्स्ट आएगा लीनियर डीएनए और फिर आएगा फुल्ली इंटैक्ट सुपर क्वाइल्ड, क्योंकि सुपर क्वाइल्ड जो होगा वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट होगा। और उसके बाद सुपर क्वाइल्ड डीनेचर्ड डीएनए विद अनपेयर्ड रीजन जो है वो फास्टेस्ट मूव करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इस बात को याद रखना है। तो ये हो गया हमारा जो भी पूरा डिटेल था प्लाज्मिड के बारे में। अब हम अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।